Hello students. Today we are going to start our next topic in the magnetic effect of electric current. So today we are going to discuss our last topics in the magnetic effect of electric current, that will be the generator and what is the domestic electrical circuit. Okay, ये जो है हमारे दो लास्ट टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर बात कर रखी है जो आप लोगों को देखनी है कंपलसरी। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर्स को देख ही नहीं रहे हैं, तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो जल्दी से फटाफट से वो एक एक लेक्चर को देख लो क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, सारी चीज़ों के बारे में बात कर रखी है। आज हम लोगों को बात करनी है दो टॉपिक्स के बारे में, उसमें जनरेटर के बारे में बात करनी है। तो जनरेटर जो है उसके लिए पहले मोटर का स्टडी हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर जो किया था उसके रेफरेंस में हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई अगर दो मैग्नेट है, ओके, एन पोल और एस पोल की मैग्नेटिक फील्ड है और सपोज कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैं अगर कोई कॉपर का या फिर कोई कंडक्टर रख देता हूँ जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो उसकी डायरेक्शन मैंने पता लगाई थी कि अगर सपोज करंट ये डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है तो मेरा फ्लो जो लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगेगा। ओके, सो इसकी वजह से जो पेड़ का रोटेशन होगा, ये वायर जो है वो नीचे की साइड जाएगा जबकि ये वायर जो है वो ऊपर की साइड में रोटेशन करेगा और इस तरह से जो है हमारा रोटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। अब जनरेटर जो है वो उसका मैं बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट लेने जा रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि मोटर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मोटर जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन करती है। ये हम लोगों ने पहले बात कर रखी है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, मोटर का। अब ये साइड में जो बात करने वाला हूँ वो जनरेटर के बारे में बात करने वाला हूँ। सपोज कि ये एन एस है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं ये कंडक्टर रख देता हूँ जिसके अंदर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। अभी इसके अंदर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, पर अगर मैं करंट पास करता हूं तो ये जो है वो रोटेट होना स्टार्ट होता है। इतना आप लोगों को दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं इसको रोटेट करूं, ये अगर पैड को मैं अगर रोटेशन करूं ये डायरेक्शन के अंदर, तो क्या इसके अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता? जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हो कि क्यों नहीं हो सकता सर, हो ही सकता है। तो अगर हो सकता है तो वही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर अंडरस्टैंडिंग दी जनरेटर। अगर मैं कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूँ और उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करके इसको किसी भी तरह से घुमा देता हूँ, ओके, किसी भी तरह से, मतलब मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, गैल्वेन, मैं यहाँ पर जनरेटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर टरबाइन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो भी रोटेशन वाली चीज़ मुझे मिलेगी उसका मैं इस्तेमाल यहाँ पर करूँगा। ओके, सपोज टरबाइन का मैंने इस्तेमाल किया तो टरबाइन की वजह से ये पूरी चीज़ जो है वो क्या होगी, सो ये जो पूरी चीज है वो क्या होगी, बिल्कुल सही कहा, रोटेट होगी। और रोटेट होने की वजह से इसमें जो करंट फ्लो होगा वो ये डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो ये डायरेक्शन। अब ये भी नहीं बोल सकते कि सर परफेक्टली क्या हमको यही डायरेक्शन में करंट मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही डायरेक्शन वाला करंट हम लोगों को मिलेगा और एक ही डायरेक्शन वाले करंट के लिए मैं एक अलग चीज रखूंगा और दूसरी चीज के लिए मैं अलग चीज रखूंगा। अभी मैं आपको विजुअलाइजेशन करवाऊंगा, एनिमेशन दिखाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इसमें अगर ऊपर की साइड में डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगा तो क्या रिवर्स में होगा, तो इसको हम लोग कैचअप कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कैचअप। तो इसके लिए हम लोगों को दूसरी सिस्टम जो है वो ज्वाइंट करनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, स्प्लिट रिंग के ऊपर हम लोग कैचअप कर सकते हैं हम लोग अपने इलेक्ट्रिक करंट का। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। जी, एक डिवाइस आता है गैल्वेनोमीटर जो क्या करता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करके हम लोगों को दिखाता है। और दूसरा जो है इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्या है कि भाई ये जो है वो मैकेनिकल एनर्जी का किसमें कन्वर्जन करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन करता है। ये दोनों डिफरेंस है। ये इलेक्ट्रिसिटी हम लोग दे रहे थे तब ये घूम रहा था, अब ये घूम रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को दे रहा है। इस वजह से इट विल बी कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। आप लोग इस तरह से बेसिक प्रिंसिपल और डिफरेंस अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक मोटर और
जनरेटर का। तो इसमें आप लोग फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल्स भी लिख सकते हो। तो 4-5 पॉइंट्स तो आप लोग इसी तरह से सिंपल ही लिख सकते हो अपने आप दिमाग से। ओके, ज्यादा तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। पर ये जो फोर्स अप्लाइड होगा उसके लिए सबसे पहले मेरे को जो अंडरस्टैंड करना है वो ये करना है कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूँ तो मुझे कौन सी डायरेक्शन में जो है वो करंट मिलेगा। तो इसके लिए ये हमारा जो लॉ है, ओके, ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, हमारा जो है वो सेम टू सेम जब पिछली बार हम लोगों ने देखा था लेफ्ट हैंड रूल, उसी तरह से आज हम देखेंगे राइट हैंड रूल के बारे में। तो जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि अगर मैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से तीनों फिंगर्स को, यानी कि दो फिंगर्स, फोर फिंगर और मिडल फिंगर्स और साथ में मेरे थंब को अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखूं, पिछली बार जिस तरह से मैंने बात की थी उसी तरह से अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखता हूं तो क्या होगा कि मेरा जो फोर फिंगर है, अगर देखो यहाँ पर लिखा है इट स्टेटेड दैट इफ द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड इज हेल्ड perpendicular to each other, Fleming's right rule यहाँ से each other such that the thumb points in the direction of motion of the conductor। तो मैं थंब को कौन सी डायरेक्शन में रखूंगा, जहां पर मेरा मोशन हो रहा है वहां पर। देखो, अगर यहाँ की बात करें हम लोग, ये पहली वाली फिगर की ही बात करें हम, तो पहली वाली फिगर्स के लिए ही मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, यहाँ पर ये साइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाता हूँ तो क्या होता है कि मेरा थंब जो है वो मुझे अप डायरेक्शन में पुटअप करना है, और साथ ही साथ मेरा जो ये मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में मेरे को जो है वो मिडल फिंगर को पॉइंट आउट करनी है। तो आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं मेरी स्क्रीन के हिसाब से रखूँ तो वो मुझे सिंपली मिलेगा। तो मेरा करंट जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर मेरे को मिलेगा। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में रखूँ और मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में रखूँ तो मेरे को इजीली जो है वो मिल जाएगा करंट का डायरेक्शन जो है उसमें। आप लोग अपने आप स्क्रीन के हिसाब से या तो फिर आप लोगों को जिस तरह से इमेजिनेशन होता है उसके हिसाब से आप लोगों को फिंगर्स, थंब और मिडल फिंगर को पुट आउट करना है, तब जाके आपकी फोर फिंगर जो है वो आपको करंट का जो है वो विजुअलाइजेशन देगी कि कौन सी डायरेक्शन में वो निकलेगा। तो इसके ऊपर से हम लोगों को पता चलता है कि करंट जो है वो दो डायरेक्शन के अंदर हम लोगों को मिलता है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक जगह से करंट आगे जा रहा है तो उसको भी मैं कैचअप कर सकता हूँ, एक जगह से रिवर्स आ रहा है तो उसको भी मैं कैचअप कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे जो है वो सिस्टम सेट करनी पड़ेगी। ओके, पर पहले जो है वो मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई। अब हम लोग विजुअलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। चलो, हमारा जो विजुअलाइजेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। Power सेम टू सेम पिछली बार हम लोगों ने जिस तरह से जनरेटर की वजह से हम लोग इतनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, ये हमारा जनरेटर है। जब भी आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि जब भी लाइट चली जाती है तो सारे लोग क्या कहते हैं, जनरेटर चालू कर दो, जनरेटर चालू कर दो। तो जनरेटर चालू क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर हम लोग रिजर्व वायर में रखते हैं। तो ये सारी जगहों से हम लोगों ने, याद है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात की थी कि आपको किसी भी तरह से जो है वो टरबाइन को घुमाना है। अगर मैं टरबाइन को घुमाता हूँ तो ऑलरेडी अल्टरनेटर के साथ ज्वाइंट होगा, और अल्टरनेटर से क्या होगा, मेरा जनरेटर ज्वाइंट होगा, और जनरेटर जो है वो क्या होगा, जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देगा। ये बता रहे हैं हम लोगों को कि इस तरह से मैं अगर कोई भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा और उसके अंदर फोर्स अप्लाइड करूंगा तो एज वी ऑलरेडी नो इट कि क्या होगा, इस तरह से रोटेशन करूंगा मैं, इस तरह से रोटेशन करवाऊंगा। ये रोटेशन हो नहीं रहा है, मैं करवा रहा हूं। ओके, तब जाकर मेरे को इसके अंदर से करंट जो है वो मिलेगा। देखो, इस तरह से आप लोग देख सकते हो। ओके, इट विल बी द इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ से जो है वो मैं रोटेशन करवा रहा हूँ तो यहाँ से मेरे को जब भी पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा होगा तो आप लोग देख सकते हो बल्ब जो है वो ब्लिप कर रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, मेन पर्पस इसका ये है कि यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है।
तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, कंटिन्यूसली डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो उसको मुझे कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने इसी तरह से फिंगर्स को पुटअप की कि भाई अगर मैं फोर्स अप्लाइड करूँगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडल 4 फिंगर को रखूँगा, तो मेरे को जो है सेकंड फिंगर जो है वो क्या देगी, करंट का डायरेक्शन जो है वो देगी। देख लो आप, सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर मोटर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाता है परफेक्टली तो आप ये इजीली सारी चीज़ों को समझ पाओगे। ओके, पर अगर मोटर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप पिछले लेक्चर को बार बार देखो, 2-3 बार देखोगे तो आपको मोटर अच्छे से समझ में आ जाएगी। मोटर का ही आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ले सकते हो। सिर्फ यहाँ पर चेंज हमको क्या करना है कि जस्ट हमको ये चेंज करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन में हम लोग, और इसमें जो फोर्स है वो अप्लाइड करने के लिए हम लोग राइट हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी और कोई चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे। सो ये एक बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है, वही हम लोगों को एक दिमाग के अंदर फिट बैठा के रखना है। ओके, सो इस तरह से हमारा जो रोटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक लास्ट वाला विजुअलाइजेशन हम लोग देख लेते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे कि भाई डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है वो क्या होती है। ये बहुत AC generator. Today, electricity has become an important part of our life. At home, we need it to run the appliances like electric bulb, television, refrigerator, fan, etc. And in the industries, it is used to run different types of machines. An AC generator is used to generate electricity at various power stations and hydroelectric power stations. However, an AC generator can also use to electricity to convert mechanical energy into electrical energy. It was originally designed by a famous physicist, Nikola Tesla. Working of an AC generator is based on the principle of electromagnetic induction. According to this principle, a change in flux linked to a coil induces an electric current in the coil. The direction of the induced current in the coil can be given by Fleming's right-hand rule. Lenz's law can also be used to find the direction of current in the coil. Let us now see the construction of an AC generator. An AC generator consists of field magnets, an armature, 2 slip rings, and 2 carbon brushes. The poles of field magnets are concave and cylindrical in shape and therefore produce a radial magnetic field. Armature is a soft iron core on which a coil having a large number of turns of copper wire is wrapped. The 2 ends of armature are attached with 2 slip rings. These rings rotate with the coil. The slip rings are made of metals and are insulated from each other. 2 brushes are made of carbon. One end of each brush is in contact with rotating slip rings and other end is connected to an outer circuit. A galvanometer is connected in the outer circuit to show the deflection due to the current induced in the armature. When coil is rotated between the pole pieces, a current is induced in the coil. The induced current is shown by the deflection in the galvanometer. The two-way deflection in the galvanometer shows that the induced current is alternating. Now let's see the working of an AC generator. The armature keeps on changing its relative position with respect to the magnetic field as it rotates about an axis perpendicular to the field. Therefore, the flux linked with the coil keeps on changing with time. As a result, an EMF is induced. This in turn induces an electric current in the coil as the 2 ends of armature are connected to an external circuit. An electric current starts flowing through it. The current is detected by the galvanometer connected in the external circuit. Due to change in the relative position of the armature coil, the direction of the current flowing in each arm of the armature coil keeps on changing, and hence the current so obtained is alternating current. To understand the generation of alternating current more clearly, let us mark one arm of the armature as green and the other as pink. As per the Fleming's right-hand rule, the direction of current in the arm marked as green is outward, and in the arm marked pink is inward. After rotating half turn in anti-clockwise direction, the direction of current in green arm becomes inward and that in the pink arm becomes outward.
Thus, after every half turn, the direction of current changes, and as a result, alternating current is generated. If we plot a graph between the induced EMF and time, we will observe that the induced EMF shows sinusoidal behavior. It can be seen from the graph that the direction of the current keeps on changing with time, which again alternating nature of induced current. ओके, तो ये हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल था, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया। लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि यहाँ पर है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग देखते हैं कि हमारे घर की जो सर्किट है उसको हम लोग किस तरह से ज्वाइंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमारे दो वायर्स होते हैं। एक सेकंड में यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर दो वायर कनेक्ट कर देता हूँ, जिसमें एक होता है फेज वायर और एक होता है हमारा न्यूट्रल वायर। सबसे पहले फेज वायर को मैं डालूंगा फ्यूज के अंदर, ताकि जब भी ओवर सर्ज या फिर हाई इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों को पास आ जाए, तो क्या होता है, फ्यूज जो है उसके अंदर जो कॉपर का जो या फिर फिलामेंट यूज होता है, ओके, वो क्या होता है, जनरली पिघल जाता है। तो हमारा सप्लाई जो है वो आगे नहीं जा पाता है, आगे नहीं जाता है, तो सारी सारी चीजें जो है वो बच जाती है। अगर मान लो कि वो सर्ज आगे चला गया है, तो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, जो कि क्या करेगा, इसके अंदर एमसीबी और ईएलसीबी का इस्तेमाल किया गया होगा, जो कि जनरली हम लोगों का क्या कर सकता है, सारे इक्विपमेंट्स को बचा सकता है। ये जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है वो सारे इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि आपके R1, R2, R3, R4, यानी कि आप इसको आप अपना फैन भी बोल सकते हो, फैन मान लो, फ्रिज मान लो, ओके, या फिर टीवी ले लो, या फिर रेडियो ले लो, या फिर रेफ्रिजरेटर ले लो, या फिर एसीज ले लो। तो ये सारी चीज़ों को मैंने पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो मेरा फेज वायर है वो इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर जाता है, जहाँ पर मेरा जो है वो हर महीने का बिल जो है वो कैलकुलेट होता है। वहां से फेज वायर जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर, और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में सारी एमसीबी और एलसीबी होगी, ताकि कभी यहाँ पर से फ्यूज जो है वो पिघल के सप्लाई आगे भी भेज दे, तो भी यहाँ पर जो है वो सर्ज आगे ना जा पाए। इस वजह से यहाँ पर एमसीबी और एलसीबी ट्रिप हो जाएगी, और यहाँ से सारे कनेक्शन जो है मैंने पैरेलल में जोड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो एक वायर दिख रहा है, ये जो रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, ये जो ब्राउन कलर का है, उसको हम लोग न्यूट्रल वायर कह सकते हैं, जो रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है पूरी की पूरी सर्किट का। क्योंकि यहाँ से सप्लाई जा रहा है, तो उसको खत्म होने के बाद रूट वापस तो चाहिए ना, तो यहाँ से पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव भी आ सकता है। ओके, ये रिटर्न पाथ प्रोवाइड करेगा। ओके, साथ ही साथ ये ग्रीन वायर जो दिख रहा है वो हमारा अर्थ वायर है। हमारे सारे इक्विपमेंट्स के अंदर हम लोगों को शॉक ना लगे, इस वजह से हमारे जो सबसे बड़ी पिन होती है 3 प्लग सप्लाई के अंदर, जो सबसे बड़ा पिन होता है वो क्या होता है, अर्थिंग का कनेक्शन होता है। तो अर्थिंग के कनेक्शन से हमारे जो इक्विपमेंट्स है उसके अंदर का प्रोटेक्शन मिलता है, साथ ही साथ हमको खुद को भी शॉक से बड़ा प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, साथ ही साथ आप लोग इसको लिख सकते हो। ओके, so that's it for today. Thank you very much for reading this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, or you can ask me on the Instagram, or you can ask me on the WhatsApp. Till then, bye bye everyone, and take care of yourself.